दोस्तों, पशुधन परीक्षण की पहली क्लास में अपन ने पढ़ा कि डिबडिंग क्या होता है, फोल्ड क्या होता है, डीवोर्निंग क्या होता है। इन सब क्रियाओं के बारे में पढ़ा अपन ने। ब्राउजिंग क्या होता है, ब्रूसिंग कैसे होता है, निबलिंग क्या होता है, ग्रेजिंग क्या होता है, जीरो ग्रेजिंग क्या होता है। अब अपन बात करेंगे उससे थोड़ा सा आगे, जैसे आहार से संबंधित क्या क्या टर्मिनोलॉजी और भी आपकी आ सकती है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन अब आगे लेते हैं आहार से संबंधित आहार से संबंधित। तो देखो, एक होता है बेटा खुराक, एक होता है राशन, एक होता है आहार, ये मान के चलिए आप, आहार भी मान के चलिए आप। एक होता है संतुलित आहार, एक होता है जीवन निर्वाह आहार, एक होता है स्टेमिंग अप, एक होता है फ्लूसिंग अप, इनके बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने लिखा खुराक, फिर अपन ने लिखा राशन, फिर आया अपन आहार पे, फिर संतुलित आहार पे, फिर जीवन निर्वाह आहार पे, स्टेमिंग अप राशन पे, और फिर अपन आए फ्लूसिंग अप राशन पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खुराक पे। तो पशु के द्वारा एक बार में जितना भी आहार खाया जाता है, जैसे मान लो किसी पशु को अपन ने 20 किलो चारा डाला, वो पशु एक बार में अगर उस 20 किलो चारे को खा जाता है तो उस वाली क्रिया को बोलते हैं अपन खुराक। यानी कि पशु के द्वारा एक बार में खाया गया आहार क्या कहलाता है? खुराक कहलाता है। उसके बाद आता है राशन। पशु के द्वारा 24 घंटे के अंदर, यानी कि एक दिन में जो भी आहार खाया जाता है वो राशन कहलाता है। यानी पशु के द्वारा एक दिन में खाया गया आहार क्या कहलाता है? राशन कहलाता है। बात करते हैं आहार की। पशु के द्वारा पेट भरने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं वो सब आहार में आते हैं। जैसे नॉर्मली अपन ने उसको खड़ खिलाई, भाटा खिलाया, चारा, हरा चारा खिला रहे हो, सूखा चारा खिला रहे हो, तो ये सभी के सभी जितने भी आए हैं ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे बेटा? आहार। यानी कि वो खाद्य पदार्थ जो आप पशु को पेट भरने के लिए दे रहे हो वो आहार कहलाएगा। उसके बाद आ जाओ संतुलित आहार। वे आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व समान मात्रा में होते हैं। जैसे मान लो उसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस भी है, खनिज लवण जितने भी है, नमक है, मिनरल मिक्सर है, हरा चारा है, सूखा चारा है, दलिया है, बाटा है, खल है, सभी प्रकार के पोषक तत्व अगर समान मात्रा में उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा? संतुलित आहार। अगला आ जाइए जीवन निर्वाह आहार। जीवन निर्वाह आहार वो आहार होता है शरीर की शारीरिक व क्रियात्मक घटनाओं को पूरा करने के लिए जो आहार दिया जाता है वो कहलाता है जीवन निर्वाह आहार। जैसे मान लो किसी भी जानवर दूध उत्पादन नहीं करता है, वो बोझा ढोने का काम नहीं करता है, लेकिन वो उसकी दैनिक क्रिया जो करता है, तो पशु को अपनी दैनिक क्रिया पूरा करने के लिए जो आहार की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है? जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। तो इसकी परिभाषा सीधी सीधी हो गई कि पशु की शारीरिक और क्रियात्मक घटनाओं को पूरा करने के लिए जो आहार खाया जाता है वो जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। अगले अगर अपन बात करते हैं स्टेमिंग अप की, तो स्टेमिंग अप राशन वो होता है जो पशु को गर्भावस्था में जो राशन दिया जाता है वो कहलाता है स्टेमिंग अप राशन। गर्भावस्था में जब मादा पशु 6 माह का गर्भवती हो जाती है तो उस समय उसको अलग से राशन दिया जाता है ताकि उसके बच्चे का विकास अच्छा हो। इसके लिए अतिरिक्त राशन दिया जाता है, वो स्टेमिंग अप राशन होता है। कितना दिया जाता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अगला आता है बेटा फ्लूसिंग अप, यानी कि भेड़ को प्रजनन काल में अतिरिक्त राशन देना। जैसे प्रजनन में उसको लाना है और अतिरिक्त जो राशन दोगे वो स्टेमिंग अप। ये कितना दिया जाता है उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी अपन ने। खुराक पढ़ा, राशन पढ़ा, आहार पढ़ा, संतुलित आहार पढ़ा, जीवन निर्वाह पढ़ा, स्टेमिंग अप पढ़ा और फ्लूसिंग अप पढ़ा। एक बार मैं सबकी परिभाषाएं फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। खुराक पशु के द्वारा एक बार में खाया गया आहार कहलाता है खुराक। राशन पशु के द्वारा एक दिन में यानी 24 घंटे में जो आहार खाया जाता है वो राशन कहलाता है। आहार जो खाद्य पदार्थ पशु के द्वारा पेट को भरने के लिए, यानी कि खाद्य पदार्थ जो आहार यानी पेट को भरने के लिए खाए जाते हैं वो सारे के सारे आहार में आ जाएगा। संतुलित आहार वो आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व समान मात्रा में उपस्थित होते हैं वो संतुलित आहार कहलाएगा। जीवन निर्वाह आहार
जीवन निर्वाह आहार होता है शरीर की शारीरिक और क्रियात्मक घटनाओं को पूरा करने के लिए जो पशु को आहार दिया जाता है वो कहलाता है जीवन निर्वाह आहार। अगला आता है स्टेमिंग अप, पशु को गर्भावस्था में अतिरिक्त राशन देना कहलाता है स्टेमिंग अप। फ्लूसिंग अप में कहलाता है बेड को प्रजनन काल में लाने के लिए जो अतिरिक्त राशन दिया जाता है वो कहलाता है फ्लूसिंग अप। अगला देखिए, इसी टर्मिनोलॉजी में देखो, एक आता है आहार का एक प्रकार है। देखो नॉर्मल दो चीजें आहार की, एक दो टर्मिनोलॉजी भी है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। एक होता है फैरोविंग राशन और एक होता है उत्पादन राशन। ये जानवरों को जो अपन आहार दे रहे थे उसी में दो टर्मिनोलॉजी आगे हो रहे हैं। एक तो फैरोविंग होता है और एक होती है उत्पादन राशन। तो देखो जो आहार सूअरों को दिया जाता है, यानी कि सूअरों को देखो आप गर्भावस्था के लिए दो या मांस उत्पादन के लिए जो सूअरों को जो राशन दिया जाता है, अतिरिक्त दाना दिया जाता है, वो बोलाता है फैरोविंग राशन कहलाता है। और एक आता है उत्पादन राशन। तो उत्पादन राशन का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल जो आपके पास है उसके लिए आप उत्पादन से अलग, जैसे मान लो जीवन निर्वाह जो जानवर है उसके लिए आप 1.5 से 2 किलोग्राम उसको प्रतिदिन दाना दे रहे हो, लेकिन अगर वो उत्पादन कर रहा है, जैसे दूध उत्पादन कर रहा है, कोई बोझा ढोने का काम कर रहा है, तो आप उसे अतिरिक्त जो राशन दोगे, यानी कि आप सिंपल सी बात इतनी सी समझ लो कि जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त जो राशन उत्पादन के लिए दिया जाता है, चाहे वो मांस उत्पादन हो, चाहे वो अंडा उत्पादन हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो बोझा हो, उसके लिए जो दाना दिया जाता है वो कहलाता है उत्पादन राशन। तो अब देखो कुछ राशन अपन को पढ़ने थे जिनकी मात्रा एग्जाम में अपन से पूछी जा सकती है। तो एक तो है स्टेमिंग अप राशन, इसकी मात्रा आपसे पूछी जाएगी, कब यह शुरू किया जाता है ये भी आपसे पूछ सकता है वो। तो स्टेमिंग अप राशन हो गया एक। फ्लूसिंग अप राशन एक, यहीं पे लिख देता हूं मैं जीवन निर्वाह राशन। उसके बाद जीवन निर्वाह स्टेमिंग अप हो गया, फ्लूसिंग अप हो गया, जीवन निर्वाह राशन हो गया। उसके बाद उत्पादन राशन। तो इनकी मात्रा वो आपसे पूछ सकता है, स्टेमिंग अप राशन की मात्रा बताइए, फ्लूसिंग अप की बात बताइए, जीवन निर्वाह की बताइए और उत्पादन राशन की बताइए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेमिंग राशन की। तो जब मादा पशु 6 माह का गर्भवती होता है, कितने माह का? 6 माह का जब मादा पशु गर्भवती होता है तो उसे गर्भावस्था में अतिरिक्त राशन दिया जाता है, उसे कहा जाता है स्टेमिंग अप राशन। तो ये 6 माह से शुरू किया जाता है। जब पशु 6 माह का गर्भवती होता है तो उसे दिया जाता है 1 किलो। जब वो 7 माह का होता है तो इसे दिया जाता है 1.5 किलो। जब ये 8 माह का होता है तो इसे दिया जाता है 2 किलो। जब ये 9 माह का होता है तो इसे दिया जाता है 2 से 3 किलो राशन अतिरिक्त दिया जाता है। जब 6 माह का तो 1 किलो दोगे, 7 माह का है तो आप 1.5 किलो दोगे, 8 माह का गर्भवती है तो 2 किलो दोगे और 9 माह का है तो आप उसे 2 से 3 किलो अतिरिक्त दाना दोगे। लेकिन याद रखना है कि जो स्टेमिंग अप राशन होता है वह प्रसव के 15 दिन पूर्व बंद कर दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेमिंग अप राशन पशु के प्रसव के कितने समय के पहले बंद कर देना चाहिए? 15 दिन पूर्व, क्योंकि उस समय मादा पशु को कालीन बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां पे वो अपने प्रसव की तैयारी करती है। यानी कि मादा पशु को प्रसव से 15 दिन पूर्व एक कालीन बॉक्स में स्थानांतरण करना, जहां वो अपने प्रसव की तैयारी करके, उस कंडीशन को कहा जाता है बेटा डाउनर काउ, डाउनर या फिर स्प्रिंगर भी बोल सकते हो, डाउन क्लेवर भी बोल सकते हो आप उसे, डाउन क्लेवर भी बोल सकते हो बेटा। ये डाउन क्लेवर या स्प्रिंगर भी आप उस कंडीशन को बोल सकते हो कि मादा पशु का प्रसव के 15 दिन पूर्व किसी कालीन बॉक्स में जहां अपने बच्चे की प्रसव की तैयारी करती है उसे बोलते हैं डाउन क्लेवर या स्प्रिंगर के नाम से उसको जाना जाता है। तो जब वो 6 माह का गर्भवती होता है तो 1 किलो दोगे, 7 पे 1.5 दोगे, 8 पे 2 दोगे और 9 पे 2 से 3 किलोग्राम दोगे। अगला आ जाओ फ्लूसिंग अप। बेड को प्रजनन काल में अतिरिक्त जो राशन दे रहे थे आपको क्या कहलाया था? फ्लूसिंग अप कहलाया था। और उसकी मात्रा होती है 200 से 300 ग्राम। आप उसको अलग से राशन
देते हो, दाना देते हो। कितना देते हो बेटा? 200 से 300 ग्राम दाना आप देते हो जब वो गर्भावस्था में प्रजनन के लिए, यानी कि गर्भावस्था के लिए या प्रजनन में लाने के लिए आप उसको देते हो, तो वो 200 से 300 ग्राम। जीवन निर्वाह राशन होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम तक देते हो। 100 किलो शरीर भार पर 1.5 से 2 किलोग्राम तक आप जीवन निर्वाह राशन उसको दे सकते हो। उसके बाद आता है उत्पादन राशन। तो उत्पादन राशन के बारे में आप देखना, मैंने बात की जीवन निर्वाह राशन के बारे में, अब अपन बात करेंगे उत्पादन राशन के बारे में। कार्य वाले बैलों के लिए कितना काम में लेना है, दूध उत्पादन के लिए कितना काम में लेना है, तो वो देखिए। सबसे पहले दूध उत्पादन वाला एक ही दर है, कार्य करने वाले बैलों का आहार। ये सब चीजें अपन को आहार में दोबारा पढ़नी है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी के हैं जो कुछ प्रश्न बाहर से पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दूध उत्पादन, तो 1 किलो आपके पास दाना है, आपके पास 1 किलो दाना है, और पशु अपने पास एक गाय है, एक भैंस है, एक भेड़ है और बकरी। लेकिन मुख्यतः अपन भेड़ को इसके लिए पालते नहीं, दूध उत्पादन के लिए अपन इसको सिर्फ इसके लिए ऊन उत्पादन के लिए पालते हैं, तो नॉर्मली उसका पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अपन बात करेंगे गाय है, भैंस है और बकरी अपने पास। तो गाय को 1 किलो दाना दिया जाता है 3 किलो दूध उत्पादन पर, जबकि भैंस को दिया जाता है 2.5 किलो दूध उत्पादन पर, और बकरी को दिया जाता है 1 किलो दूध उत्पादन पर 300 ग्राम दाना। कितना दाना दोगे? 300 ग्राम दाना दोगे। कितने किलो पर? आप 1 किलो दूध उत्पादन अगर बकरी करिए तो 300 ग्राम दाना दोगे। और अगर नॉर्मली वो आपसे पूछ ले कि बकरी को 3 किलो दूध उत्पादन पर कितना दाना दोगे, तो 1 किलो दोगे। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए कि गाय को 3 किलो दूध उत्पादन पर कितना दोगे, 1 किलो दाना दोगे। भैंस को 2.5 पर इतना दोगे। बकरी को 1 किलो दूध उत्पादन पर 300 ग्राम दोगे, और 3 किलो दूध उत्पादन पर आप 1 किलो दाना दोगे। ये तो बात हो गई अपने दाने की, जो नॉर्मली अपने ये दाना तब देना है आपको जब आपका जानवर 10 किलो से कम दूध दे रहा है। ये 10 किलो से कम दूध पर है। लेकिन अगर दूध उत्पादन 10 किलो से अधिक है, अगर जानवर 10 किलो से अधिक दूध उत्पादन कर रहा है, तो उस समय फिर 1 किलो दाना का सिनेरियो बदल जाएगा, क्योंकि 1 किलो दाना फिर आपको, एक आपके पास गाय आ गया और एक आपके पास भैंस आ गया। क्योंकि बकरी तो ऐसा कभी होगा नहीं कि वो 10 किलो से ज्यादा दूध देगी एक बार में, लेकिन गाय और भैंस दे सकती है। तो गाय और भैंस में 1 किलो जो दाना दोगे, तो गाय में वो दे दोगे आप 2.5 किलो पर, और भैंस में आप दे दोगे 2 किलो पर। यहाँ आप दे रहे थे 3 किलो पर, वहां 2.5 किलो पर, क्योंकि दूध उत्पादन बढ़ गया। दूध उत्पादन क्या हुआ? बढ़ गया, तो उनको दाने की मात्रा भी ज्यादा चाहिए। तो ये चीज आप याद रख लेना, ये 10 किलो से कम वाले का था और 10 किलो से ज्यादा। तो 1 किलो दाना 10 किलो दूध उत्पादन पर गाय को 2.5 किलो दोगे, और जब वो 10 किलो से ज्यादा दूध दे रहे तो भैंस को 2 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कार्य वाले बैलों का देख लेते हैं अपन। कार्य करने वाले बैलों में देखो, एक हल्का काम करने वाला, एक मध्यम काम करने वाला, देखो 2 चीजें, एक हल्का काम करने वाला, एक मध्यम काम करने वाला और एक भारी काम करने वाला। जो हल्का काम करता है उसको आप दोगे 1 से 1.5 किलोग्राम दाना। जो मध्यम काम कर रहा है उसको आप दोगे 2 से 2.5 किलोग्राम दाना, और जो भारी काम कर रहा है उसको आप दोगे 3 से 4 किलो दाना। तो ये चीज आपको याद रखनी है दाने की, कि हल्का काम करने वाले को आप 1 से 1.5 किलोग्राम दोगे, थोड़ा सा मध्यम काम करता है उसको 2 से 2.5 किलोग्राम दोगे, और जो भारी काम करने वाले उनको 3 से 4 किलोग्राम आपको देना है, ये बेलों का। लेकिन कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न मिल सकता है कि नॉर्मली बेलों को, कार्य करने वाले बेलों को कितना आहार आप दाने में अधिक दोगे, तो आपको दाना देना है वहां पे कितना, 1 से 2 किलो। तो ये चीज याद रखना है, हल्के में पूछे उतना, मध्य में पूछे, भारी में पूछे, और डायरेक्ट अगर आपसे पूछ रहे हैं कि कार्य करने वाले बेलों को कितना दोगे, आप 1 से 2 किलोग्राम दाना दोगे। इसके बाद आप आगे देखिए, आगे वाली टर्मिनोलॉजी में एक होता है दुग्ध काल, एक होता है शुष्क काल, एक होता है गर्भ काल, एक होता है मिल्क रिकॉर्डिंग,
देखो दुग्ध काल यानी कि मादा पशु के प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच वाले समय को कहा जाता है दुग्ध काल। जैसे नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं, जैसे मान लो आज 1 जनवरी से लेकर उन्होंने 10 अक्टूबर तक किसी गाय का दूध उत्पादन हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो समय है वो क्या कहलाया, दुग्ध काल कहलाया। यानी कि प्रसव के दूध देने से लेकर सूखने के बीच वाले समय को क्या कहा जाता है, दुग्ध काल कहा जाता है। बात करें जैसे नॉर्मली दुग्ध काल की बात करते हैं तो दुग्ध काल एक अपने पास गाय है और एक अपने पास भैंस है। तो गाय भैंस का जो दुग्ध काल होता है वो 279 यानी कि 289 दिन तक ये दूध उत्पादन करती है। ठीक है ना, तो याद है 289 279 इसके बीच में दूध उत्पादन रहता है। कई बार 289 भी ऑप्शन में आ जाता है, 279 भी है। तो ये सारे के सारे क्या दूध उत्पादन इतने दिनों तक करती है। फिर उसके बाद अगर भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल की बात करें तो मेसाना का होता है। मेसाना का 325 दिन दूध उत्पादन होता है। अगर बात करें भारतीय गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है तो गिर का होता है। तो गिर का दूध उत्पादन लगभग 310 दिन के आसपास होता है। अगली बात करते हैं कि विश्व में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होगा, तो विश्व में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है जर्सी गाय, जर्सी जो काऊ होती है उसका होता है लगभग 365 दिन। और कभी कभी देखा गया है कि टोगनवर्ग बकरी 2 वर्ष तक भी दूध देती है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन कुछ कुछ में तो इसलिए ज्यादा उसका माना नहीं जाता है। लेकिन गाय भैंस का 279 डेज हो गया, मेसाना का गिर का 310 दिन हो गया, विश्व में जर्सी का 365 दिन हो गया। ये तो बात हो गई बेटा किसकी, दुग्ध काल की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं शुष्क काल की। शुष्क काल होता है मादा पशुओं में प्रसव के 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना शुष्क काल कहलाता है। याद रखना है आपको कि मादा पशु में प्रसव के 2 माह पूर्व दूध निकालना बंद कर देना क्या कहलाता है, शुष्क काल कहलाता है। जैसे मान लो जर्सी गाय है, मादा पशु क्या होता है कि प्रसव के 60 से 90 दिन के बाद पुनः मध में आती है। तो अगर मान लो उस समय आपने उसको गर्भवती करा दिया और ये तो 365 दिन तक दूध दे रही, यानी अगला प्रसव हो जाएगा तब तक दूध दे रही, तो फिर आप कैसे करोगे। तो अच्छा जो पेट के अंदर जो बच्चा है उसका विकास अच्छा हो, इसके लिए आप उसको क्या करोगे, 2 से 3 माह पूर्व दूध निकालना बंद कर दोगे। उस क्रिया को क्या बोला जाएगा, शुष्क काल बोला जाएगा। और ये शुष्क काल कितने दिन का होता है गाय भैंस में, 60 से 90 दिन का होता है। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा आता है कि मान लो शुष्क काल करने की विधियां कौन कौन सी होती है। मान लो आपका जानवर है वो दूध देना चाहता है, दूध सूख नहीं रहा, तो आप क्या करोगे। उसके लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आता है अपूर्ण दुग्ध दोहन। इधर ले लेते हैं अपन। तो पहला आता है अपूर्ण दुग्ध दोहन, एक आता है अनियमित दुग्ध दोहन, उसके बाद पूर्णतया दुग्ध दोहन की क्रिया बंद कर देना, एक आता है आहार परिवर्तन। ये आती है, सबसे पहला आता है अपूर्ण दुग्ध दोहन, यानी पूरा दूध मत निकालो। यानी कि मान लो अगर आपका जानवर 3 लीटर दूध दे रहा है तो आप 2 किलो निकाल लो, 1 किलो निकाल लो। उसके बाद आता है अनियमित दुग्ध दोहन, यानी कि नियम से मत निकालो। सुबह 5 बजे निकाल लिया तो फिर रात को 10 बजे निकालो, सुबह 4 बजे निकाल लिया तो शाम को 7 बजे निकालो, यानी कि अनियमित दुग्ध दोहन की क्रिया होनी चाहिए। पूर्णतया दुग्ध दोहन बंद कर देना, यानी कि पूरा दूध निकालना ही बंद कर दो। जैसे मान लो आपका जानवर 1 लीटर ही दूध दे रहा है तो आप पूरा निकालना बंद कर दो, अपने आप सूख जाएगा। आहार परिवर्तन, आप उसको हरा चारा कम दो, क्योंकि हरा चारा कम दोगे दूध अपने आप सूखने लग जाएगा, तो ये भी उसका मुख्य कारण हो गया। तो ये तो हो गया शुष्क काल करने की विधियां हो गई। इससे पहले अपन ने पढ़ा 60 से 90 दिन का शुष्क काल। और एक प्रश्न मैंने बोला था कि गाय भैंसों में प्रसव के कितने दिन के बाद पुनः मध में आ जाती है, तो गाय भैंस प्रसव के लगभग 60 से 90 दिन के बाद पुनः मध में आ जाती है। अभी अपन ने पढ़ा शुष्क काल के बारे में, शुष्क काल करने की विधियां पढ़ी अपन ने, उसके बारे में बात की कि अपूर्ण दुग्ध दोहन क्या होता है, अनियमित दुग्ध दोहन क्या होता है। अब अपन बात करेंगे दुग्ध काल के बारे में। दुग्ध काल के बारे में एक होता है गर्भकाल, एक होता है मिल्क रिकॉर्डिंग, देखो सबसे पहले दुग्ध काल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दुग्ध काल अभी जस्ट अपन ने पढ़ा,
कि दूध उत्पादन से लेकर सूखने के बीच वाले समय को दुग्ध काल कहा जाता है, लेकिन एक मिल्क रिकॉर्डिंग भी आता है, इसलिए मैंने दुग्ध काल और मिल्क रिकॉर्डिंग, दुग्ध काल दोबारा लिखा है और मिल्क रिकॉर्डिंग उसके साथ लिखा है। देखो अगर आपने पूरे गर्भ जो दुग्ध काल था उसका आकलन किया तो वो दुग्ध काल कहलाया। जैसे मान लो आज किसी पशु का प्रसव हुआ, आज दूध देना स्टार्ट हुआ, कब सूखा तब तक जो दूध उत्पादन हो उसको दुग्ध काल कहा। लेकिन अगर ऐसा हो कि प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे आज कितना हुआ, अगले दिन कितना हुआ, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, यानी प्रतिदिन के हिसाब से अगर दूध का आकलन किया जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? मिल्क रिकॉर्डिंग कहलाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, प्रतिदिन के हिसाब से दूध का आकलन करना मिल्क रिकॉर्डिंग कहलाती है। और नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं कि दुग्ध काल क्या होता है, तो मादा पशुओं में प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच वाले समय को कहा जाता है दुग्ध काल। अगला बात करते हैं अपन गर्भकाल के बारे में। तो देखिए आप गर्भकाल क्या होता है। गर्भकाल होता है मादा पशुओं में निषेचन के पश्चात बच्चा देने के बीच वाले समय को। देखो आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि संभोग से लेकर बच्चा पैदा होने के बीच वाले समय को आप गर्भकाल कहोगे। जरूरी नहीं है कि संभोग हो तो निषेचन हो ही सही, लेकिन निषेचन होगा तो प्रेग्नेंट होगा जानवर, अगर निषेचन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, ये बात कंफर्म है। तो यहाँ पे अपन बात ये नहीं करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे कि निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने के बीच वाले समय को क्या कहा जाता है? गर्भकाल कहा जाता है। और अगला कि गर्भकाल देखो अपने सिलेबस में गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सुअर, ऊंट, ऊंटनी का हो गया, घोड़ा हो गया और मुर्गी। इन सब पशुओं में अपन को पता होना चाहिए कि इनका गर्भकाल कितने दिन का होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो गाय का गर्भकाल होता है बेटा 9 माह 9 दिन, या फिर अगर अपन बात करें कि औरत के समान गर्भकाल किसका होता है तो वो भी इसी का होता है। उसके बाद अगर अगला बात करते हैं भैंस का, तो भैंस का गर्भकाल होता है 10 माह 10 दिन। भैंस का गर्भकाल कितने दिन होता है? 10 माह 10 दिन होता है। उसके बाद बात करते हैं भेड़ का गर्भकाल, तो भेड़ का गर्भकाल होता है 5 माह 5 दिन, और बकरी का भी होता है 5 माह 5 दिन। अब आप देखो इन दोनों के गर्भकाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि भेड़ का गर्भकाल कितना होगा तो 155, अगर इसके हिसाब से बात करें तो 5 माह 5 दिन यानी 155 दिन हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे बात करते हैं तो कॉमन इनका लगभग समय हो सकता है 148 दिन भी राइट होगा, क्योंकि भेड़ का गर्भकाल बकरी के गर्भकाल से थोड़ा सा छोटा होता है, यानी 5 से 7 दिन यानी 1 सप्ताह तक। तो उसका अगर मान लो 155 है तो इसका लगभग 148 के आसपास हो सकता है। तो याद रखना है आपको, भेड़ का गर्भकाल 5 माह 5 दिन। ऐसा कोई ऑप्शन में आ रहा हो तो वो राइट है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं आ रहा हो और उससे पहले वाला आ रहा हो तो 148 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं किसमें? सुअर में। तो सुअर में लगभग माना जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूं मैं आपको, 114 दिन फाइनल आंसर। कई बार उत्तर माना गया है कि गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 114 दिन का होता है। उसके बाद ऊंटनी में 13 माह 13 दिन, ऊंटनी का गर्भकाल होता है बेटा 13 माह 13 दिन। घोड़े का होता है 11 माह 11 दिन, घोड़े में गर्भकाल हो जाएगा। उसके बाद मुर्गी में 21 दिन, लेकिन एक टर्की मुर्गी होती है, तो टर्की मुर्गी में जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। सबसे पहले मैंने आपको गर्भकाल की परिभाषा बताई, तो गर्भकाल की परिभाषा होती है बेटा कि नॉर्मली निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने के बीच वाले समय को कहा जाता है गर्भकाल। मैंने आपको बताया कि गर्भकाल अलग अलग पशुओं का अलग अलग होता है। गाय का गर्भकाल की बात की तो 9 माह 9 दिन, भैंस में 10 माह 10 दिन, भेड़ में 5 माह 5 दिन, बकरी में 5 माह 5 दिन। लेकिन अगर भेड़ और बकरी का दोनों का पूछा जाता है कॉमन, तो बकरी का गर्भकाल भेड़ के गर्भकाल से थोड़ा सा ज्यादा और भेड़ का कम है, तो यानी भेड़ का लगभग 5 से 7 दिन यानी 1 सप्ताह कम होगा, तो लगभग 148 के आसपास आ जाएगा। बात करें सुअर का गर्भकाल 114 दिन होता है, ऊँटनी का गर्भकाल 13 माह 13 दिन होता है, घोड़े का जो घोड़ी होती है उसका गर्भकाल 11 माह 11 दिन होते हैं, और मुर्गी का 21 दिन, और जो टर्की मुर्गी होता है उसका 28 दिन होता है। तो ये तो बात करी अपन ने गर्भकाल के बारे में। अब आप आगे देखिए, अगला देखो आप प्रसव के बारे में। देखो मादा पशुओं में फिटस गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात दो चीजें देखो बेटा, यहाँ पे एक तो होगा प्रसव, एक होगा स्टील बर्थ।
एक होगा गर्भपात। तीन चीजें तो आप ये समझिए। फिर प्रसव में भी अपन दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूटोकिया और एक पढ़ेंगे डिस्टोकिया। इन दोनों के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रसव के बारे में। तो प्रसव के बारे में देखिए क्या कि मादा पशु में गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात, यानी गर्भकाल पूरा हो चुका है, गर्भकाल पूरा होने के पश्चात फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन, फिटल यानी बच्चा और फिटल मेम्ब्रेन यानी बच्चे के बाहर वाली झिल्लियों का मादा पशुओं में बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना कहलाता है प्रसव। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना इस चीज को। मादा पशुओं में गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात यानी पूरा होने के पश्चात फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन का बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना प्रसव कहलाता है। दूसरी बात, स्टिल बर्थ। मादा पशु में प्रसव के बाद मरा हुआ बच्चा पैदा हो। कैसा बच्चा पैदा हो? मरा हुआ। मादा पशु में प्रसव के बाद अगर मरा हुआ ही बच्चा पैदा होता है तो स्टिल बर्थ कहलाता है। अगला, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण हुए बिना, पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण हुए बिना मृत या जीवित बच्चे का पैदा होना क्या कहलाता है? गर्भपात कहलाता है। गर्भकाल पूर्ण हुए बिना यानी पूरा नहीं हुआ और उससे पहले मृत या जिंदा कैसा भी बच्चा पैदा होता है वो गर्भपात कहलाता है। याद रखना, तीनों टर्मिनोलॉजी में अलग अलग अंतर है बेटा। पहला प्रसव है, मादा पशुओं में गर्भकाल पूरा होने के पश्चात फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन का बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना कहलाता है प्रसव। स्टिल बर्थ में मैंने आपको बोला मादा पशुओं में गर्भकाल पूरा हो या नहीं हो, लेकिन अगर पूरा हो भी गया तो और मृत बच्चे का पैदा हुआ तो कहलाए स्टिल बर्थ। अगला आ जाओ गर्भपात। मादा पशु में गर्भकाल पूर्ण हुए बिना मृत या जीवित बच्चे का पैदा होना क्या कहलाता है? गर्भपात कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं यूटोकिया की। तो जो साधारण प्रसव होता है उस साधारण प्रसव को बोला जाता है यूटोकिया, और डिफिकल्टी इन प्रसव यानी कि कष्ट में जो प्रसव होता है उसको बोला जाता है डिस्टोकिया। तो इस चीज को याद रखना, यूटोकिया यानी होता है साधारण प्रसव और डिस्टोकिया यानी होता है कष्ट में प्रसव। तो इस चीज का दोनों का विशेष ध्यान रखना है बेटा आपको। यूटोकिया का मतलब होता है साधारण प्रसव और डिस्टोकिया का मतलब होता है कष्ट में प्रसव। अब देखो प्रसव की परिभाषा अपन ने यहाँ पे पढ़ ली। स्टिल बर्थ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत बच्चे का पैदा होना वो स्टिल बर्थ। मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण हुए बिना फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन का शरीर से बाहर आ गया लेकिन वो मरा है या जिंदा है ये कोई डिपेंड नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? गर्भपात कहलाएगा। तो अब अपन आगे बात करते हैं सबसे पहले तो प्रसव क्रिया की। एक तो प्रसव क्रिया इंपोर्टेंट है और एक थोड़ा सा बात करेंगे अपन गर्भपात के बारे में। क्या गर्भपात से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? परिभाषा अपन ने प्रसव की पढ़ ली, गर्भपात की पढ़ ली, स्टिल बर्थ की पढ़ ली, यूटोकिया यानी साधारण प्रसव पढ़ लिया, डिस्टोकिया यानी कष्ट में प्रसव पढ़ लिया। लेकिन इन पांचों टर्मिनोलॉजी में से अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आएगी एक प्रसव क्रिया से आता है, एक गर्भपात से आता है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रसव क्रिया के बारे में। तो प्रसव क्रिया में सबसे पहला आ गया एक ऊंटनी, फिर उसके बाद आ गया घोड़ी, फिर उसके बाद भैंस, फिर उसके बाद गाय, फिर भेड़, फिर बकरी, फिर सुअरी, फिर उसके बाद आ गई कुतिया और फिर उसके बाद आ गई मुर्गी। ये देखिए, सबसे पहले ऊंटनी की प्रसव क्रिया को आप काविंग भी बोल सकते हो और बर्थिंग भी बोल सकते हो। एक तो बोला जाता है काविंग भी बोला जाता है और एक बर्थिंग भी बोला जाता है। उसके बाद घोड़ी की प्रसव क्रिया को बोला जाता है फोलिंग। इसको क्या बोला जाता है? फोलिंग बोला जाता है। भैंस की प्रसव क्रिया को काविंग बोला जाता है और गाय की प्रसव क्रिया को भी काविंग बोला जाता है। उसके बाद भेड़ की प्रसव क्रिया को लैम्बिंग बोला जाता है और बकरी की प्रसव क्रिया को किडिंग बोला जाता है। फिर उसके बाद सुअरी की जो प्रसव क्रिया होती है उसको फेरोविंग बोलते हैं और कुतिया की जो प्रसव क्रिया होती है उसे वेल्पिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्पिंग बोलते हैं। और अगर अपन वहां गर्भकाल में कुतिया का बात नहीं कहता तो कुतिया का गर्भकाल होता है 2 माह 2 दिन, लगभग 62 दिन के आसपास होता है, ठीक है ना। मुर्गी
मुर्गी को अपन प्रसव क्रिया को लेइंग भी बोलते हैं और इसकी प्रसव क्रिया को अपन हेचिंग भी बोलते हैं। तो देखो अपन ने बात की यहाँ पे प्रसव क्रिया के बारे में। तो ऊँटनी का जो गर्भकाल 13 माह 13 दिन था और प्रसव क्रिया को अपन ने बोला बर्थिंग को काविंग बोला, घोड़ी में अपन ने फोलिंग बोला, भैंस में अपन ने काविंग बोला, गाय के अंदर भी काविंग बोला, भेड़ के अंदर लैम्बिंग बोला, बकरी के अंदर फीडिंग बोला, सुअरी के अंदर फेरोइंग बोला और कुतिया के अंदर वेल्पिंग बोला, मुर्गी में अपन ने इनको लेइंग और हैचिंग बोला। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ प्रसव क्रिया के बारे में। देखो प्रसव की जो क्रिया होती है वो 4 अवस्थाओं में होती है। ये याद रखिएगा कि प्रसव की अगर कितनी अवस्थाएं होती है, थोड़ा सा अपन अच्छा से थोड़ा डिटेल से चलते हैं कि प्रसव की कितनी अवस्था होती है। तो प्रसव की 3 अवस्थाएं होती है। तो देखिए यहाँ पे प्रसव की प्रथम अवस्था, यहाँ प्रसव की द्वितीय अवस्था, यहाँ प्रसव की तृतीय अवस्था और यहां होती है चतुर्थ अवस्था। ठीक है ना, 4 अवस्थाओं में प्रसव होता है। पहले अवस्था में अब आप देखो, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। देखो कोई सा भी एग्जाम हुआ, प्रश्न कोई सा भी इजी नहीं है, हर प्रश्न डिफिकल्ट है। प्रसव उन्होंने दे दिया कि जानवरों में प्रसव के बारे में बताइए, तो प्रसव से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। जहां पे अपन ने पढ़ा कि मादा पशु में गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात फीटल तथा फीटल मेम्ब्रेन का बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना क्या कहलाया? प्रसव। अगर माना मरा हुआ बच्चा बाहर आता है इस कंडीशन में तो स्टिल बर्थ। मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण हुए बिना मृत या जीवित बच्चे का पैदा होना क्या कहलाया? गर्भपात कहलाया। उसके बाद अपन ने बोला साधारण प्रसव हुआ तो बोला इटोकिया, और अगर कष्ट में प्रसव हुआ तो डिस्टोकिया। वैसे ही अपन यहाँ बात करते हैं कि प्रसव 4 अवस्थाओं में होता है। प्रथम अवस्था में यहाँ पे देखो, प्रथम अवस्था का समय होता है लगभग 2 से 12 घंटे का समय होता है। इसमें 24 घंटे का समय भी दे रखा है, 4 से 24 घंटे का समय भी हो सकता है। इसके बाद द्वितीय अवस्था में 30 मिनट से लेकर लगभग 2 घंटे के बीच का समय भी हो सकता है। एवरेज अगर बात करते हैं तो एवरेज लगभग ये समय हो सकता है 70 मिनट का भी समय हो सकता है। तीसरी वाली जो अवस्था होती है उसका समय होता है 2 से 12 घंटे होता है। कितने घंटे होता है? 2 से 12 घंटे होता है। उसके बाद चतुर्थ जो अवस्था होती है, उस चतुर्थ अवस्था का लगभग 15 से 20 दिन या 25 दिन भी हो सकता है। 25 दिन तक भी इसका ऑप्शन हो सकता है कि 15 से 20 दिन या 25 दिन भी हो सकता है इसका चतुर्थ अवस्था में। अब इन अवस्थाओं में होता क्या है वो देखिए। ये बच्चा बाहर आने के पहले की जस्ट पहले की अवस्था होती है। इसमें जानवर चारा पानी खाना, मैंने आपको बताया था कि अपन अभी टर्मिनोलॉजी में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब मैंने आपको स्टीमिंग अप राशन बताया था। मैंने आपको कहा था कि जानवरों को गर्भावस्था में अतिरिक्त राशन देना स्टीमिंग अप कहलाता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि स्टीमिंग अप राशन होता है वो प्रसव के 15 दिन पूर्व बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय मादा पशु अपने प्रसव की तैयारी करती है, इसलिए उसे डाउन क्लेवर या स्प्रिंगर कहा गया था। कहा था मैंने आपको 15 दिन पहले बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही देखो, यहाँ पे जानवर क्या करता है, जैसे ही प्रसव होने वाला था, जैसे मान लो कल प्रसव होगा तो आज से यानी कि लगभग 4 से 24 घंटे या 2 से 12 घंटे पहले वो खाना पीना थोड़ा कम कर देगा। बार बार उठता है, बार बार बैठता है, टॉयलेट करता है, इधर उधर रमाने की कोशिश करता है, ये सारे काम करने लग जाते हैं 2 से 12 घंटे की प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस आती है इसमें बच्चा बाहर आता है। बच्चा बाहर आता है, इसमें प्रथम वाटर बैग आता है, इसके अंदर दूसरा वाटर बैग आता है जिसमें बच्चा लिपटा हुआ आता है, और तीसरा जो प्रोसेस होती है ये होती है जेर गिरने का, यानी कि अफरा गिरने का समय होता है 2 से 12 घंटे। तो अगर आपसे गाय पूछे जाए कि गाय विश्व में चेयर कितने समय में गिर जाती है, तो प्रसव के 2 से 12 घंटे में। अगला आ जाओ चतुर्थ, इसमें गर्भाशय का प्रत्यारोपण, यानी गर्भाशय प्रसव के पश्चात गर्भाशय का इनोलेशन, यानी कि अपनी वापस अवस्था में आना। जैसे हमने देखा प्रसव हुआ तो गर्भाशय वापस अपनी स्थिति में आएगा, जहां से वो बाहर आया है वहां से थोड़ा सा वापस उसी स्थिति में शेड होगा, उस वाली कंडीशन को बोलेंगे चतुर्थ अवस्था। तो आपसे कभी पूछा जाए प्रसव की कितनी अवस्था होती है, तो प्रसव की 4 अवस्था होती है। समय आपसे पूछ ले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपसे पूछ ले कि प्रथम वाटर बैग कब आता है, पहली अवस्था में आता है। बच्चा कौन सी अवस्था में बाहर आता है, दूसरी में आता है। अगर आपसे पूछ ले पशुओं में जेर कौन सी अवस्था में गिरती है, तीसरी अवस्था में। अगर आपसे पूछ ले कि गर्भाशय का जो प्रत्यारोपण यानी इनोलेशन होता है
है वो कौन से में होता है, चौथे में। क्योंकि गर्भाशय का क्या होता है कि प्रसव के लगभग 2 से 12 घंटे यानी कि एक दिन तो जेल में गया और लगभग 10 दिन तक यानी कि प्रसव के 10 दिन बाद तक तो लोचिया गिरता रहता है, यानी कि जितना भी अपशिष्ट पदार्थ अंदर है गर्भाशय के अंदर वो योनि के द्वारा बाहर आता रहता है, तो वो क्रिया भी इसके अंदर होती है। तो याद रखना प्रसव की कितनी अवस्था होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, अपन ने पढ़ा था बेटा गर्भपात यानी कि मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के बिना, फिटस तथा फिटल मेम्ब्रेन का बिना किसी सहायता के शरीर गर्भकाल पूर्ण हुए बिना, पूरा नहीं हुआ है, पूरा हो गया होता तो प्रसव कहलाता, ठीक है ना, और अगर मृत होता तो स्टिल बर्थ। तो गर्भपात में आ जाओ। सबसे पहली बात, गर्भपात ब्रुसेलोसिस बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण है। गर्भपात ब्रुसेलोसिस जो रोग है उसका सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है, तो ये है गर्भपात है। इस रोग में क्या होता है, ब्रुसेलोसिस बीमारी में इसे अंडुलेटेड फीवर, माल्टा फीवर, कॉन्टाजियन अबॉर्शन, संक्रामक गर्भपात आदि नामों से जाना जाता है। ये नॉर्मली ब्रुसेला एबोर्टस, ब्रुसेला सुइस, ब्रुसेला मेलोंटोइस नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल नर में अंडकोश का सूजन, ये एक जूनोटिक रोग है, जानवरों से मनुष्य में भी फैल सकता है, ठीक है ना। तो अंडकोश में सूजन आ जाती है। जब इसमें अफरा गिरता है तो चमड़े की भांति का अफरा, जैसे चमड़ा होता है ना वैसा इसका अफरा बाहर आता है, तो ये चीज हो गई ब्रुसेलोसिस रोग में। अब ऐसी और भी कई प्रकार की बीमारियां हैं बेटा। एक चीज याद रखो, 4-5 बीमारियां हैं जिसके अंदर गर्भपात हो सकता है। तो देखो टीवी में एक चीज याद रखो कि टीवी में एलएलबी मूवी आ रही है। कौन सी मूवी आ रही है, टीवी के अंदर एलएलबी मूवी आ रही है। तो टी का मतलब तो हो गया ट्राइकोमोनेसिस, ट्राइकोमोनेसिस। वी का मतलब हो गया विब्रेसिस, एल का मतलब हो गया लैप्टोस्पाइरोसिस, एल का मतलब हो गया लिस्टेरियोसिस, और इसका हो गया ये 5 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें गर्भपात होता है। टीवी में एक ट्रिक याद रखो, टीवी में एलएलबी मूवी आ रही है। टी का मतलब ट्राइकोमोनेसिस, बी का मतलब विब्रियोसिस, एल का मतलब लेप्टोस्पाइरोसिस, एल का मतलब लिस्टेरियोसिस और बी का मतलब ब्रुसेलोसिस। आपको पता है कि ब्रुसेलोसिस में तो गर्भपात बताई दिया मैंने, गर्भावस्था के अंतिम यानी कि 6 से 9 में होता है। उसके बाद अगर अपन ट्राइकोमोनेसिस में बात करें तो ट्राइकोमोनेसिस में पहली वाले में यानी जो पहला जो ट्राइमेस्टर होता है यानी 2 से 4 माह का जो पहला, देखो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। जैसे गाय में मान लो 9 माह का गर्भकाल है तो पहला ट्राइमेस्टर 1 से लेकर 3 माह वाला हो गया, दूसरा 4 से 6 वाला हो गया, तीसरा 6 से 9 में। तो इसमें तो पहले ट्राइमेस्टर में हो जाएगा यानी कि 2 से 4 में हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है विब्रियोसिस, तो विब्रियोसिस में हो जाएगा 5 से 6 में हो जाएगा, और लेप्टोस्पाइरोसिस में 6 में भी हो जाएगा, और जो लिस्टेरियोसिस है उसमें 7 में हो जाएगा, और उसमें 6 से 9 हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है कि सबसे पहले ज्यादा इनमें बीच वालों का पूछते नहीं है, पूछते तो सिर्फ इतना सा पूछते कि कौन सा, तो ये सारे दोनों दूसरे नंबर के ट्राइमेस्टर में, लेकिन पूछा जाता है सिर्फ अंतिम वाला और पहला वाला। तो अंतिम ट्राइमेस्टर में किस में होता है, ब्रुसेलोसिस में होता है, और पहले वाले ट्राइमेस्टर में किस में होता है बेटा, ट्राइकोमोनेसिस में होता है। याद रखना ये गर्भपात के मैंने आपको बताया, इन सब चीजों को आप बहुत आराम से पढ़ना है, सारी चीजें याद हो जाएगी। दूसरी चीज, एक चीज अगर आपके दिमाग में आ रही हो कि सर ने बताया था कि जब प्रसव हुआ था तो प्रथम वाटर बेग कौन सा था, दूसरा वाटर बेग और तीसरा वाटर बेग, ये वाटर बेग आए कहां से, तो देखो ये चीज याद रखना बेटा कि ये चीजें होती है। बच्चा अंदर होता है, बच्चा गर्भ में जब अंदर होता है तो उसके देखो एमनियन, एलेंटोइस और कोरियन, ये 3 परतें होती है। बच्चे के जो गर्भ में थे 2 प्रकार का अफरा, जो जेर होता है ना, जेर 2 प्रकार का होता है। एक मेटरनल अफरा होता है, कौन सा होता है, एक मेटरनल अफरा होता है, एक फिटस वाला होता है, ठीक है ना। 2 प्रकार का अफरा होता है, एक मेटरनल होता है, एक फिटस वाला होता है। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो इसके ऊपर 3 होते हैं, एमनियन, एलेंटोइस और कोरियन। जो बच्चा तैरता है वो एमनियन फ्लड में तैरता है, ताकि कोई बाह्य आघात आता है ना तो भी वो उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, उसे सहन कर सके। तो ये सारे के तो वाटर बैग में मैंने बताया कि पहले वाटर बैग में पहला वाटर बैग आएगा जिसमें पानी भरा हुआ होता है, दूसरे वाटर बैग में बच्चा लिपटा हुआ आएगा, तीसरे में जेर आएगी, और चौथा जो है उसमें गर्भाशय अपनी वापस अवस्था में आएगा, वो बोलते हैं बेटा उसको प्रसव की चौथी अवस्था बोलते हैं। उसके बाद आप आगे देखिए,
आगे वाली में ग्रूमिंग, आगे वाली प्रोसेस में थोड़ा ग्रूमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पशुओं को ब्रश से रगड़कर नहलाने की जो क्रिया होती है उसे ग्रूमिंग कहा जाता है। जानवरों में जो पशु को ब्रश से रगड़कर नहलाया जाता है, तो देखो रगड़ को नहलाने से क्या होता है कि पहला तो ये होता है कि रक्त संचरण तेजी से होता है। सबसे पहला पॉइंट कि रक्त संचरण तेजी से होगा। दूसरा, बाह्य परजीवी से मुक्ति, यानी कि जितने भी बाह्य परजीवी होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। अगला, त्वचा चमकीली होगी, दूध उत्पादन बढ़ेगा। देखो कैसे, ग्रूमिंग, ब्रश से रगड़कर नहलाना पशु को ग्रूमिंग कहलाता है। रक्त संचरण तेजी से होगा, पहली बात। दूसरा, बाह्य परजीवी सारे मर जाएंगे, यानी जुए चिचड़े रहेंगे नहीं, पशु स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, त्वचा चमकीली हो जाएगी, शाइनिंग वाली हो जाएगी और दूध उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 ml दूध उत्पादन के लिए 1 ml दूध उत्पादन के लिए 400 से 500 ml रक्त का शरीर में चक्रण होता है। 1 ml दूध उत्पादन के लिए शरीर में कितने रक्त का चक्रण होता है? 400 से 500 ml रक्त का शरीर के अंदर चक्रण होता है। तो ये चीज याद रखना है कि 1 ml दूध उत्पादन के लिए कितना चक्रण होगा बेटा? 400 से 500 ml रक्त का चक्रण होगा जब जाके। तो आप तो ऐसी कोई क्रिया करो ना जिससे रक्त संचरण बढ़े। अगर रक्त संचरण बढ़ेगा तो दूध उत्पादन तो अपने आप बढ़ेगा। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये इजी है, इसके अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बहुत इजी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपन कर क्या रहे हैं, अपन पढ़ क्या रहे हैं, कैसे चीजें कैसे परिवर्तन होती है। ऐसे देख लो, नॉर्मल ऐसा कभी भी नहीं होता है कि नॉर्मल कोई नस्ल ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आप नस्ल को नहलाओगे, अभी मेरे पास मान लो मुर्रा बेस है, मुर्रा बेस का मैं चाहूँ कि दूध उत्पादन बढ़े, तो दूध उत्पादन कैसे बढ़ेगा? दूध उत्पादन जरूरी थोड़ी है कि नस्ल पर डिपेंड है। हो सकता है कि वो लगभग 100 में से 80% नस्ल पर डिपेंड है, लेकिन 20% तो आपका योगदान है। आप उसको क्या दे रहे हो, आप उसमें कितनी स्वच्छता रख रहे हो। जानवर अगर स्वच्छ रहेगा तो दूध उत्पादन अपने आप बढ़ेगा, और अगर स्वच्छ दूध उत्पादन होगा तो वो नॉर्मल स्वच्छ रहेगा तो बीमार नहीं होगा, कभी दूध उत्पादन डाउन नहीं होगा। और भी कई प्रकार की चीजें होती है, क्योंकि आपने देखा होगा बेटा कि जैसे जैसे नॉर्मली गंदगी ज्यादा रहेगी, जानवर भी ज्यादा गंदा रहेगा या उसका पर्स ज्यादा गंदा रहेगा, तो बीमारियां फैलने की संभावना भी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो उसके बाद